मेरा नाम है निकुंज भंडारी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स इन साइंसेज इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अभी परसू कर रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्लस मैं पिछले 6-7 साल से ट्यूशंस दे रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स। तो मोस्टली 11-12 के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। ऑफकोर्स थोड़ा सिलेबस एक्सचेंज हुआ है 11-12 में, बट देन कोई इशू नहीं है। सब्जेक्ट्स वही है, सिलेबस भी वही है 11 और 12 मिला के, तो हम वैसे ही पढ़ेंगे। और अब एक एक करके जिस जिसका नाम लेता जाऊं वो अपना अपना इंट्रोडक्शन देते जाए, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। नीरज, कॉमर्स में जनरली क्या होता है, हम लोग यही सोचते हैं कि बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, राइट? कॉमर्स लेने के बाद साइंस वालों को इंजीनियर बनने का मौका मिलता है, डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास एक सीए और एक सीएस के अलावा छोड़ के, बीकॉम के अलावा छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं। देखा जाए तो बहुत सारे एवेन्यूज है जहाँ पे हम अपना ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, वी कैन गो टू डिफरेंट एवेन्यूज इवन वाइल टेकिंग कॉमर्स। अब जैसे बहुत लोग होते हैं जिनका मैथ्स वीक होता है और बहुत लोग होते हैं जिनका मैथ्स स्ट्रांग होता है। तो जिनका मैथ्स वीक होता है उनके लिए भी बहुत ऑप्शन है, और जिनका मैथ्स स्ट्रांग होता है उनके लिए तो ऑफकोर्स एक्स्ट्रा ऑप्शन रहते ही है। कोई बड़ा बात नहीं है मैथ्स वीक होना, बिकॉज मैथ्स इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। ओके, मेरे को पता है सबका वीक पॉइंट जनरली मैथ्स ही रहता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस पीपल टेक अप कॉमर्स। लेकिन द इशू इज कि बीकॉम एंड सीए एंड सीएस इज नॉट द एंड ऑफ कॉमर्स एवेन्यू, राइट? तुम्हारे पास आजकल इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं ना कॉमर्स के फील्ड में भी, कि अगर तुम एक बार 11-12 अच्छे से कर लो तो फिर यू कैन गो इनटू एनी एवेन्यू ऑफ योर ओन चॉइस। सीए तो है ही, सीएस है ही, देयर समथिंग नोन एज सीएमए, जिसमें तुम कॉस्टिंग के बारे में समझते हो कि एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग, एक कंपनी अपना कॉस्टिंग कैसे मैनेज करता है वो सीखते हो। फिर तुम्हारे पास सीएफए है जो तुम्हारा पूरा फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड है, कि कैसे किस में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो सब चीज बताएगा। देन देयर इज एफआरएम जो तुमको हर एक रिस्क मैनेज करना सिखाता है। उसके अलावा तुम मेरी तरह इकोनॉमिक्स ऑनर्स में घुस ही सकते हो, बट ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ्स का जरूरत है। इफ यू हैव मैथ्स वेल एंड गुड, यू हैव अनदर ऑप्शन। मैथ्स नहीं है तो भी तुम्हारे पास और बाकी बहुत सारे ऑप्शन है। फिर एमबीए तो अब सब करते ही हैं, एमबीए सबको पता ही है। कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन ऑलवेज गो फॉर बीबीए एमबीए और बीकॉम एमबीए, whatever of their choice. The one thing which you people think do not apply to commerce students is law. Law is one of the major avenues where commerce students have done very well. Of course, they don't have that much knowledge, but then once they clear CAT, they do get into law. I have one of my friends who is working in a law firm right now. So there's that. उसके अलावा अगर आप इको ऑनर्स कर रहे हो या स्टैटिस्टिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ एक्चुअरी। तो इतने सारे एवेन्यूज है हमारे पास कॉमर्स में कि व्हेन पीपल से कि तुमने साइंस क्यों नहीं लिया, आर यू अ वीक स्टूडेंट, ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा कॉमर्स में इंटरेस्ट हो तो कॉमर्स से तुम इतनी सारी जगह जा सकते हो। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि हाँ ये सब भी ऑप्शंस है, ठीक है? आपको कोई इश्यूज ये सबको पूछ के कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे के लिए क्या सोचा है? मैं तो बोलूंगा अब 11-12 में आ गए हो, थोड़ा आगे के लिए सोचना शुरू कर दो कि 12 के बाद भी क्या करना है। मतलब तुम जब 11 पढ़ रहे हो अपने सब्जेक्ट, तो यू शुड नो विच सब्जेक्ट्स आर इंटरेस्टिंग फॉर यू एज एन इंडिविजुअल, विच इंटरेस्ट यू एज एन इंडिविजुअल। So हमेशा go for your interest, because that is where you will be able to focus more कि हाँ मुझे ये चीज करने में मजा आ रहा है, तो मैं अब और अच्छे से ये चीज कर सकता हूँ, तो इसको लेके मैं करियर बना सकता हूँ। अगर तुम पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो तो ये सब करो, एंड ऑफ कोर्स curriculars are always a way to get out of studies, but then that does not mean you just do not focus on your studies at all.
ठीक है, पढ़ाई पे भी फोकस थोड़ा तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन है जिसको पढ़ना है एकदम भी पसंद है? बी ऑनेस्ट, बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस हिसाब से ही तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। अगर पढ़ना पसंद नहीं है तो भी उसके तरीके हैं, जिसको पढ़ना पसंद है उसके लिए भी तरीके। ठीक है, मैं चाहूंगा तुम लोग मुंह से बोलो इंस्टेड ऑफ जस्ट स्माइलिंग या कुछ और, इंटरैक्ट करो। आई नो अगर क्लास होता तो भी तुम लोग इंटरैक्शन में थोड़ा इश्यूज होता है, लेकिन डरो मत, हम लोग ही हैं। किसको पसंद है पढ़ना, किसको नहीं है? पसंद है? आवाज नहीं आ रहा वैसे, मैंने बस लिपसिंग से पढ़ा कि पसंद है। सर नहीं पसंद है सर। हाँ, नहीं पसंद है ना, मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं होता। जिनको पसंद होता है ना वो बहुत कुछ पढ़ते हैं, वो सिर्फ स्कूल की बुक्स नहीं पढ़ते। ठीक है, जिनको पसंद होता है वो सब कुछ पढ़ लेते हैं, उनके हाथ जो भी लगता है। और पसंद किसी को होता नहीं है जनरली। लेकिन इसका बात ये नहीं है कि तुम पढ़ाई छोड़ दोगे। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस रखो, मतलब तुम बहुत कम भी पढ़ोगे ना तो भी काम हो जाएगा, लेकिन जब पढ़ो फुल कंसंट्रेशन के साथ। ये मत देखो कि इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। जब भी पढ़ने बैठो, दिन में 1 घंटा पढ़ो, लेकिन वो 1 घंटा फिर आसपास में कुछ भी नहीं, फोन को उठा के फेंक दो कहीं और, फोकस करना चाहिए, लॉक कर लो और वो 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई करो। फोकस करना चाहिए। हाँ बस, फोकस स्टडीज करोगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस। ठीक है, आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में ही बात करेंगे। बिजनेस स्टडीज का क्लासेस नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा। अब इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स तुम्हारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स का तुम्हारा टोटल पेपर है, जिसमें 20 मार्क्स तुम्हारा प्रोजेक्ट के ऊपर रहेगा। सीबीएसई वालों का बात कर रहा हूं मैं ये। 40 मार्क्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो, मेरा जो वे चलता है इकोनॉमिक्स पढ़ाने का, मैं पहले एक पार्ट उठाता हूँ फिर दूसरा पार्ट उठाता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल में ऐसा कुछ होता है कि पहले माइक्रो दोनों एक साथ चल रहा है, तो वील मैनेज दैट टू। ठीक है, अदरवाइज व्हाट आई प्रेफर इज आई विल टीच माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट एंड देन आई विल मूव टू स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम लोग 9-10 में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स का बस तुम लोग बेसिक आइडिया लगा था क्लास 10 में, वो भी 20 मार्क्स का इकोनॉमिक्स आता होगा तुम लोग एसएसटी के साथ, राइट? अच्छा, तो फिर हम पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर स्टैटिस्टिक्स में मूव करेंगे। अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर है ना जिसमें जिनको रटना पसंद है और जिनको अच्छा पसंद है, क्या बोलते हैं, मतलब समझ के पढ़ना, समझ के लिखना, वो पसंद है। दोनों चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स अलाउज यू टू डू। तो हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स को फोकस, मतलब दे प्रेफर कि हाँ उनको आंसर दे दिया जाए, वो रट ले। लेकिन आई प्रेफर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर तुम रटो नहीं और सिर्फ समझ के लिखो तो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू सेट अप अ बेस फॉर अ लॉट ऑफ थिंकिंग टू डू। ठीक है, it's not just a subject, it's not just about your studies, it's about what you think of what's going around you as a whole. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को 4 सेपरेट डिविजन्स में बांट दिया मैंने। ठीक है, तुम्हारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से एक तुम्हारा बेसिक इंट्रोडक्शन होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है, सब कुछ हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज 3 पार्ट। ठीक है, एक तुम्हारा कंज्यूमर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, 2 मेजर प्लेयर्स है
इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर जनरली हम जैसे लोग होते हैं जो कुछ खरीद के लाते हैं टू कंज्यूम इट, राइट, कि मुझे वो चीज यूज करनी है, नॉट जस्ट मतलब मैं बना के बेच रहा हूँ तो वो प्रोड्यूसर, और अगर मैं उसको यूज करने के लिए खरीद रहा हूँ तो मैं कंज्यूमर। तो ये दो मेजर प्लेयर्स होते हैं तुम्हारे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड लास्ट पोर्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। मतलब जो चीजें हम खरीदते हैं या जो चीज प्रोड्यूसर बेचते हैं उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन है। समझ में आया कि हम जाते हैं एक पेन खरीदने जाते हैं, इस पेन का दाम 3 रुपया, इस पेन का दाम 5 रुपया, इस पेन का दाम 10 रुपया। अब एक जूते का दाम 800 रुपया, एक जूते का दाम 1000 रुपया, एक जूते का दाम 8000 रुपया। ऐसा क्यों होता है ये हम सीखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन, ठीक है। ये जो बेसिक तुम्हारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस का डिविजन है ना, ये तुम एक जगह लिख लो तो बेटर रहेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट विल हेल्प यू थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। एक कॉपी और एक पेन हमेशा अपने साथ रखना, बेसिक चीज है ये। तो इकोनॉमिक्स तुम ये जो सिलेबस है उसको एक जगह कॉपी कर लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने बात कर लिया, तो कॉपी करते करते मैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स अभी बात करता हूँ। अब स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में मेजर पोर्शन तुम्हारा जो है वो सिर्फ लास्ट वाला है, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और ये जो चीज है वो तुम 9-10 में करके आए, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, मेजरली सिर्फ यही है, ठीक है। उसके अलावा एक दो चीजें और है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब चीज भी हम करेंगे। और जो बाकी दो पोर्शन है, इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दिस इज मेजरली योर थियोरेटिकल पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ऑल्दो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में तुम्हारे वो ग्राफ्स, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम ये सब भी है, ठीक है, लेकिन उसका मेजर यूज तुम्हारा स्टैटिस्टिकल टूल्स के साथ ही आए, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में यही है। अब तुम लोग ये कॉपी कर लो, तुमको टाइम देता हूँ मैं 5 मिनट का, आराम से कॉपी कर लो। सर हो गया। सबका हो गया तो बोलना। हाँ सर, डन। सबका हो गया ना, तो फिर मैं ये बंद यस सर, करूँ। यस सर, यस सर। ये हो गया तुम लोगों का बेसिक सिलेबस का ओवरव्यू, ठीक है। तो अब हमें पूरे साल में इतना इकोनॉमिक्स में कवर करने के लिए वीकली एक क्लास लगेगा, ठीक है। वीकली एक क्लास इज इनफ फॉर इकोनॉमिक सिलेबस का पूरा पोर्शन खत्म करने के लिए, ठीक है। बिजनेस स्टडीज के बारे में मैंने बोल ही दिया कि नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे, ठीक है। अब मेरा मेजर फोकस जो रहने वाला है यहाँ पे, तुम लोग समझने में कोई इश्यूज नहीं होगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट है ना ये बहुत ही बेसिक चीज है, तो तुम लोग समझने में कोई इश्यूज नहीं होगा। यहाँ पे सबका प्रॉब्लम कहाँ होता है पता है इकोनॉमिक्स में, उसको प्रेजेंट कैसे करें। एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर कैसे लिखें, और ये आंसर लिखना हमें इसलिए नहीं आता है क्योंकि क्लास 10 तक हमें वो सिखाया ही नहीं जाता। अगर तुम कोई एक्चुअल टीचर के पास जाओगे जो तुम्हें सिखा रहा है, तभी इट इज पॉसिबल कि वो तुम्हें पता चले कि हाँ ये आंसर कैसे लिखना है। So the basic point of writing an answer when you are in a high school, that is 11th and 12th, is every answer has 3 portions, okay? 3 portion कौन कौन से होते हैं? एक इंट्रोडक्शन होता है, एक जो बेसिक आंसर होता है जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लिखते हैं, और फिर एंड में उस आंसर को हम कंक्लूड करते हैं। देयर आर ऑलवेज 3 पार्ट ऑफ अ बिग आंसर। ऑफकोर्स जो तुम्हारे 1 सेंटेंस आंसर होते हैं उसमें हम 3 पार्ट में नहीं जाएंगे, जो बेसिकली बड़े आंसर्स होते हैं 4 मार्कर्स, 6 मार्कर्स, उसमें हमें ये 3 चीज फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड ऑलवेज मेक श्योर तुम्हारे आंसर टू द पॉइंट हो, ऐसा नहीं हो कि तुम कुछ भी लिखे जा रहे हो, ठीक है।
कई बार हमें लगता है कि लॉन्ग आंसर है तो हम 3 पेज 4 पेज जो मन में आ रहा है लिखे जा रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है बस वही लिखना, ठीक है। हमें एक बेसिक चीज बताना है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये बेसिक है, इसका इंट्रोडक्शन ये है। उसके बाद हम मेन आंसर करेंगे कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर, और फिर इंट्रो, और फिर एक कंक्लूजन। पहले 1-2 चैप्टर्स में मैं तुम्हें इन आंसर्स को कैसे लिखना है, पहले 3 क्या लिखना पैराग्राफ है, में आंसर लिखना है। हाँ, हमेशा 3 पैराग्राफ में आंसर लिखे जाएंगे, ठीक है। ओके सर। मैं हमेशा तुम्हें हेल्प करूंगा पहले 1-2 चैप्टर्स में, ठीक है, कि ये आंसर इस फॉर्मेट में जाएंगे, ऐसे लिख रहा हूँ, क्या थॉट प्रोसेस है इस आंसर को लिखने का, ये पहले 1-2 चैप्टर्स में मैं हेल्प करूंगा। लेकिन इन द नेक्स्ट ऑल द चैप्टर्स तुम लोग का काम ये होगा कि ये आंसर्स तुम खुद लिखो, ठीक है। अच्छा। मैं ऑफ कोर्स डिस्कस करूंगा, चेक करूंगा कि ये आंसर्स तुमने ठीक लिखे हैं या नहीं लिखे, ठीक है। लेकिन लिखना तुम्हें खुद सीखना भी पड़ेगा। मैं ऑफ कोर्स ओके सर। स्टार्टिंग में जैसे होता है ना, बचपन में हमें बोला जाता है, पहले हाथ पकड़ के हमें चलना सिखाया जाता है, पहले 1-2 क्लास में वो फिर करूंगा, फिर मैं बोलूंगा जाओ। सेम गोज फॉर साइकिल, पहले मैं पीछे बैठ के रहूंगा कि हाँ चलो चलो चलो, फिर एकदम धक्का दे दूंगा, अब तुम संभालो। गिरे तो ऑफ कोर्स उठाऊंगा, लेकिन चलाना तुमको खुद ही सीखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारा आंसर में ये आता है कि हमें पता नहीं होता है कि कौन से आंसर पॉइंट में लिखने हैं, कौन से आंसर पैराग्राफ में लिखने हैं, है ना। बहुत इश्यूज होते हैं इसमें। हमेशा कोशिश करो जहां पे भी पॉइंट वाला पॉसिबल है, ऑलवेज राइट इट इन पॉइंट्स, क्योंकि उससे क्या होता है ना, अगर 4 मार्क्स का आंसर है, तुम 4 पॉइंट लिखोगे, तुम्हारा आंसर खत्म। एक्स्ट्रा लिखने का वो प्रेशर नहीं रहता तुम्हारे ऊपर। ये तुम्हारा बेसिक एग्जाम प्रिपरेशन हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम ये चीज अभी दिमाग में बिठा लोगे, आगे के ऑल द एग्जाम्स विच यू गिव थ्रू आउट योर लाइफ, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है, नॉट जस्ट 11th एंड 12th। तुम अगर उसको पॉइंट वाइज लिखोगे, इट ऑलवेज गोज इन योर एग्जामिनर हेड कि 4 मार्क्स का आंसर है, 4 पॉइंट दिया है, और अगर सही पॉइंट है तो फुल मार्क्स, 4 मार्क्स में 4 मिलेगा, 6 में 6 मिलेगा तुम्हें। तो जहां पे भी पॉइंट वाइज पॉसिबल है, पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज आंसर्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो ग्राफ्स एंड डायग्राम्स है, दैट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आंसर, ठीक है। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट। कई बार ऐसा होगा कि तुम एक डायग्राम बनाओगे और पूरा आंसर तुम उस डायग्राम के बेसिस पे लिख सकते हो। जनरली हम क्या करते हैं, हम आंसर लिखते हैं, उसके हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। दैट इज द माइंडसेट ऑफ एवरी स्टूडेंट कि हाँ मेरा आंसर पढ़ा रहा है, मैं आंसर लिखूंगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका एकदम ऑपोजिट है। तुम उस डायग्राम को अपने दिमाग में सेट कर लो, उसके बाद तुम अपने आप ही वो आंसर बना सकते हो, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा। मेजर चीज ये है कि ऑलवेज मेक श्योर कि इफ देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि मैं डायग्राम बना सकता हूं, तो डायग्राम बनाओ, ठीक है। क्योंकि डायग्राम बनाने से तुम्हारे दिमाग, जैसे भी। हाँ मतलब डायग्राम हमेशा नीट एंड क्लीन बनाना, कैसे भी नहीं, अच्छा ठीक है। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर के दिमाग पे तुम्हारा इंप्रेशन भी बैठता है कि हाँ ये पूरा आंसर जो है डायग्राम के थ्रू पढ़ा है उसको। अब द नेक्स्ट थिंग इज एग्जामिनर का एफर्ट कितना कम हो गया, ये तुम सोचो। एक ये तुम्हें पता है ना, विजुअल इफेक्ट इज ऑलवेज बिगर देन योर रिटन इफेक्ट, राइट। तुम जो डायग्राम देखोगे वो ज्यादा देर दिमाग में रहेगा एज कंपेयर टू योर रिटन, है ना। तो इसीलिए एग्जामिनर के लिए भी अगर तुम वो डायग्राम बना देते हो, वो तुम्हारा डायग्राम देख के हाफ द टाइम ऐसा होगा, क्योंकि उसको एक दिन में 20-20, 25-25 कॉपी चेक करनी है बोर्ड एग्जाम। तो अगर उसको ऐसा करना है तो उसको बहुत स्पीड में जाना होगा। अगर उसको दिख गया तुम्हारा डायग्राम ठीक है, नीट एंड क्लीन आंसर है, तुम्हारा 6 में से 3-4 मार्क्स तो ऐसे ही फिक्स हो जाता है। अच्छा कि हाँ डायग्राम और नीट एंड क्लीन आंसर है तो ये मिलना ही मिलना है। तो हमेशा मेक श्योर डायग्राम का ऑप्शन है, डायग्राम बनाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट चीज आते हैं हम, प्रेजेंटेशन ऑफ एन आंसर।
ये चीज हम कभी नहीं देखते। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर है, तुम्हारा पेपर देखोगे 3 घंटे में 80 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 1.5 घंटा स्टैटिस्टिक्स, 1.5 घंटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है 1 घंटा से ज्यादा कभी नहीं लगेगा अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो। ठीक है, इफ यू नो एवरीथिंग 1 घंटा से ज्यादा नहीं होगा। बाकी आधा घंटा किस लिए है? खाली बैठने के लिए या जल्दी उठ के जाने के लिए नहीं है। सर वो स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए उसका 15 मिनट तुम स्टैटिस्टिक्स के सम्स चेक करने के लिए दोगे। अच्छा ठीक है, क्योंकि 15 मिनट तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स के सम्स में बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस है। तो छोटे छोटे कैलकुलेशंस और कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस है। 15 मिनट तो तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स के आंसर में है, 5 मिनट तुम्हारे माइक्रो के आंसर्स को एक बार देखने में कि कोई पार्ट छूट तो नहीं गया। ठीक है, और जो 10 मिनट बचा है ना, वो 10 मिनट होता है हमारा आंसर प्रेजेंटेशन। जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन करना, डायग्राम को अच्छे से लेबल मार्क करना, लेबल करना, सब कुछ करना। हर आंसर के बाद अंडरलाइन करना कि हाँ पूरा आंसर फिनिश हो गया, दिस इज द एंड ऑफ माय आंसर, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हर एक चीज तुमको ये फोकस में रखना होगा। अब जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं ना, तो उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब जैसे जो पॉइंटर वाले आंसर्स होते हैं ना, पॉइंटर्स वाले आंसर में हम क्या करते हैं, हर एक पॉइंट का एक हेडिंग होना चाहिए। ठीक है, वो हेड को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखो। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, लेकिन उसको कैपिटल लेटर्स में लिखने से वो ज्यादा फोकस में आता है। फोकस में आने से क्या है, तुम फिर एग्जामिनर के माइंड से खेल रहे हो कि हाँ ये चीज मैंने सही लिखा है, इस पे आप मार्क्स दो। अंदर अब मैंने जो भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, इट डज नॉट मैटर। हेडिंग जब टाइम नहीं होता एग्जामिनर के पास, एग्जामिनर हर एक चीज फटाफट देखने के लिए यही सब चीज पे फोकस करता है। To be honest, that is how I scored marks in my theory papers. People have difficulty in scoring theory papers is because of this. They don't have an idea how to present an answer. ठीक है, कि आंसर प्रेजेंट करने के तरीके ही तुम्हें, वो जो 90 लगाने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो 97, 98, 99 कैसे लेके आते हैं? ये आंसर प्रेजेंट करने के तरीके। वरना वो कभी 90 से 95 मैक्सिमम चले जाएंगे, लेकिन उससे ऊपर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन तुम्हारे पास अगर ये टेक्निक्स है कि कैसे एग्जामिनर का ध्यान उन पॉइंट्स पे लाना है विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द आंसर, तो वो 95, 99 में कन्वर्ट होता है, 80, 89 में कन्वर्ट होता है। वो एक्स्ट्रा 10 मार्क्स हमेशा मिलते हैं। ट्रस्ट मी, मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं आज तक अपने दोस्तों से गालियां सुनता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि मैं अकेला एक स्टूडेंट था जो बोर्ड एग्जाम, इकोनॉमिक्स से बोर्ड एग्जाम के बाद निकल के बोला था मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था मैंने क्या लिखा है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा पेपर में 85 to 90 आए मैक्सिमम, मैंने सोचा। और बाकी सब बहुत खुश होके निकले थे कि 95 तो पक्का ही पक्का है। What happened is exactly सर बोला ऑपोजिट हो गया। मुझे 99 मिला, बाकी किसी को 90 भी नहीं मिला। एंड डिफरेंस कहाँ था? बस इसमें, प्रेजेंटेशन में। बाकी सबने सेम चीज पढ़ी है, क्योंकि नोट्स मेरे ही थे, मैंने जिनको दिया था वो मेरे ही नोट्स से पढ़ते थे, पढ़े वही, मैंने भी वही पढ़ा, लेकिन लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन दूसरा था। अगर तुम एग्जामिनर को समझा पा रहे हो कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, और जो एग्जामिनर चाहता है वो तुम लिख के दे रहे हो उसे, तो बस हो गया। और ये चीज कैसे आई मुझे, हर एक आंसर को मैंने 11 से मेरी टीचर ने मेरे को हैबिट डलवाया कि तुम लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि मुझे कभी कुछ भी समझने में इश्यू हुआ ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में फॉर अ फैक्ट। तो बेसिक चीज यही था कि मैं अगर लिख के प्रैक्टिस करूंगा सारे क्वेश्चन, तो अपने आप ही मुझे याद भी हो जाएंगे कौन से पॉइंट से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, जो वोकैब्युलरी होती है बुक्स की। जो लोग बोलते हैं ना बुकिश लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज रॉन्ग, यू नो।
बुकिश लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन बुकिश लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट फॉर राइटिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग। तुम अपने लैंग्वेज में समझो, लेकिन जब तुम अपने कॉपी में आंसर लिख रहे हो ना, प्रैक्टिस के लिए या एक नोट्स बनाने के लिए, फोकस ऑन बुक लैंग्वेजेस। ठीक है, बुक के लैंग्वेज पे फोकस करो। ऑफ कोर्स बुक के लैंग्वेज को एडिट करो, एडिट द अनरिक्वायर्ड सेंटेंस। वरना क्या होगा, तुम जो कॉपी में लिख रहे हो और जो बुक में लिख रहे हो डिफरेंस ही नहीं होगा, तो तुम्हारा नोट्स जो काम करना चाहिए वो नहीं करेगा। नोट्स इज अ वे जिससे तुमको बुक को हाथ ही नहीं लगाना पड़े जब एग्जाम्स है। तुम अपना नोट्स उठाओ, नोट्स पढ़ो और बस वही लेके चले जाओ। पूरे साल मैंने यही किया था, बुक कभी हाथ ही नहीं लगाया अपने एग्जाम्स के पहले। ठीक है, तो बुक्स बस एक बार नोट्स बनाने के लिए रेफर करेंगे। नोट्स बनाने के बाद बुक्स कैन गो टू हेल, जला के फेंक दो बुक को तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारा ऐसा नोट्स होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज व्हाट मैटर्स इन द एंड। तुमने जो लिखा है तुम्हें पता है कि वो क्या चीज है, और लिखने से हमेशा दिमाग में ज्यादा जल्दी बैठती है चीजें, है ना। लेकिन अगर तुम उसे लिखोगे नहीं और सिर्फ पढ़ते रहोगे तो ऐसा लगेगा कि तुम बस रेपिटेटिव टास्क कर रहे हो। लेकिन अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, जो चीज तुम्हें एग्जाम में जाके करना है, तो इट विल नेवर हेल्प। एग्जाम में जाके तो तुमको लिखना ही है, तो हमेशा लिखने का प्रैक्टिस रखो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ऐसे बीच बीच में और भी पॉइंटर्स आते रहेंगे मेरे क्लासेस के दौरान, बट ये एक बेसिक पॉइंटर्स है कि तुम्हें एग्जाम्स के लिए क्या करना। तो जो हम कॉपी बनाएंगे ना अभी ट्यूशन की, तो उसका बेसिक पॉइंट यही रहेगा कि तुम्हें बुक को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, और इसके लिए तुमको घर पे खुद जो मैं होम टास्क दूं वो उस कॉपी में करना। ठीक है, कभी ऐसा मत करना कि होम टास्क में तुमने टास्क छोड़ दिया क्योंकि तुमको लिखने का मन नहीं था। आंसर लिखना, क्योंकि दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे फिर ऐसा होता है ना, जब बुक होता है कि यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। जब कॉपी में होता है तुम्हारा 25 पेज का चैप्टर 10 पेज में हो जाता है, और फिर लगता है यार ये तो हल्का सा चैप्टर है, 10-12 क्वेश्चन है, मैं वो कर लूंगा, मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन होता है। और एक जो पॉइंट मेरे दिमाग में है वो है कि जो डेफिनेशंस होते हैं, डेफिनेशंस ऑलवेज हैव टू बी टू द वर्ड। ठीक है, डेफिनेशंस में कभी चेंजेस मत करना। बाकी तुम फिर भी अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन डेफिनेशंस, हर एक डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैंने जैसे बोला इंट्रोडक्शन, मेन आंसर एंड कंक्लूजन। क्योंकि इंट्रोडक्शन में जनरली क्या आएगा, डेफिनेशन ही आएगा। तो तुम्हारे अगर 12 क्वेश्चन आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, 12 में 10 में तुम्हें डेफिनेशन लिखने होंगे, तो 10 डेफिनेशन तो तुम्हें ऐसे ही लिखने ही है एग्जाम में। तो डेफिनेशन आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। हम लोग जो सोचते हैं कि 1-2 मार्क का ही तो डेफिनेशन है, क्या याद करें, बट देन नहीं, डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा डेफिनेशंस पे भी फोकस रखना, बट डेफिनेशंस मेक श्योर वर्ड टू वर्ड रहे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स। अब हम आते हैं तुम्हारे सर, ये डेफिनेशन तो सर दूसरा आंसर में भी हेल्प करता है ना। हाँ, डेफिनेशन सर, ये डेफिनेशन सर ये दूसरा आंसर में भी सर यूज हो सकता है। हाँ, सब आंसर में हेल्प करता है। इनफैक्ट तुम्हें अगर एक चीज का सर, डेफिनेशन ये पता है लॉन्ग ना, आंसर में भी, सर ये लॉन्ग आंसर में भी तुम्हें अगर एक चीज का डेफिनेशन पता है ना, तो तुम उसका कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर भी लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। अब उस डेफिनेशन से ही उसका सारा आंसर निकलता है। ठीक है, ओके सर। तो अब हम अब से सिलेबस शुरू करेंगे। ठीक है, ओके सर। आज तुम्हारा शुरू हो रहा है इंट्रोडक्शन। अच्छा सुन लो, मेरा जो बुक रहेगा, बुक ऑफ रेफरेंस फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स विल बी जैन एंड ओरी का बुक रहेगा। जैन एंड ओरी, OHRI, जैन एंड ओरी, दीज आर द 2 ऑथर्स। बीके पब्लिकेशंस का बुक रहेगा। ठीक है, दिस इज माई रेफरेंस बुक। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स टू
सही है, Gan डी के and रेफरेंस। VK V for victory, यस ठीक है, सर। VK पब्लिकेशंस का बुक है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं या इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ओके सर। दिस इज द बुक आई वुड रेफर टू यू ऑल, as the language of the book is what I see that a class 11 or a class 12 student should write. बाकी भी बुक्स है जो बाकी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, बट देन मुझे इसका लैंग्वेज इसलिए पसंद है क्योंकि लैंग्वेज इज थोड़ा हाई स्टैंडर्ड। बाकी बुक्स में मुझे लैंग्वेज ऐसा लगता है कि वो क्लास 10 9 उस टाइप के लैंग्वेजेस से लिखता है, लेकिन 11 12 का लैंग्वेज आई हैव ओनली सीन इन दिस बुक। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स यूज other books such as Saraswati and Sandeep Garg, many other books. But then I have always referred to this book because of the language of it. Because language का vocabulary is थोड़ा high class, but then you have to get used to. ठीक है, वो vocabulary तुमको पकड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, that vocabulary is very important for your syllabus. अब चलो, यस अब हम शुरू करेंगे अपना सिलेबस के साथ। सर। ये पहले सर इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके सर। ठीक है। चलो अब देखते हैं, तुम लोगों ने 11 टू क्लास 10 में इकोनॉमिक्स किस किस के था? सबके था ना 20 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का, यस सर। है ना? सब सीबीएसई से एक्सेप्ट आदित्य। तो इसमें बेसिक चीज यही है जो हम 9 10 में एकदम बेसिक लेवल इकोनॉमिक्स में पढ़े थे। इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? कोई आंसर दे सकता है बिना पढ़े? ऑफकोर्स स्क्रीन शेयर वाला चीज बिना पढ़े अगर तुम बताओगे इकोनॉमिक्स क्या है। एक बार मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, अब तुम लोग मेरे को बताओ इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? किसी को कोई आइडिया? मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे बस जानना है कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज। तो ऐसे क्लास में इंटरैक्ट नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा यार। सिर्फ मैं बोलूंगा थोड़ा ना अच्छा लगता है, कोई तो कुछ तो बोलो। सर द प्रिंसिपल ऑफ वे ऑफ मनी एंड बिजनेसेस। प्रिंसिपल ऑफ मनी एंड बिजनेसेस, इट्स नॉट एक्चुअली इकोनॉमिक्स और कुछ। इकोनॉमिक्स तो तुम पढ़ रहे हो ना, तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट ही है ना। तुम सर वो इकोनॉमिक्स ट्रेड पढ़ रहे हो ना, रिलेटेड। यस सर। सर वो ट्रेड रिलेटेड, मनी अबाउट ट्रेड रिलेटेड, रिलेशंस, मनी रिलेशंस बिजनेस और क्या। रिलेटेड, बिजनेस तो रिलेटेड। बेसिक चीज क्या है? सर बिजनेस। इकोनॉमिक्स क्या पढ़ा रहा है? तो सब कुछ, एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, राइट? Any economic problems that a human Yes, sir. faces is studied by economics, right? So economics is a subject that studies economic problems arising in a Human life. human's life, right? अब जानवरों को Yes, तो sir. इकोनॉमिक्स होता नहीं है ना। इकोनॉमिक्स तो हमने बनाया है क्योंकि हम ट्रेड करना चालू किए, हम चीजें खरीदना बेचना चालू किए, राइट? तो इकोनॉमिक्स is nothing but a subject that studies economic problems related to human life, ठीक है? ये जो Yes, sir. ये जो पॉइंट है ये देखो, ठीक है? तो इससे तुम्हारा आंसर क्या हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग लिखोगे अपने कॉपी में, डिफाइन इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन है, ध्यान रखना है, दीज आर इंपॉर्टेंट। डिफाइन Yes, sir. इकोनॉमिक्स और आंसर लिख लो, साथ साथ में ही आंसर लिख लो, ठीक है? आंसर तुम्हारे स्क्रीन पे है। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ।
subject matter that deals with economic problems related to human life. तुम लोग जूम कर सकते हो, इसको पता है ना? तुम लोग को अगर जूम्ड इन चाहिए तो मैं और जूम कर देता हूँ. नहीं सर, परफेक्ट है. हाँ ठीक है. यस सर. परफेक्ट. यस. अब देखो, हमने बोल तो दिया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करता है ये, लेकिन ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आते क्यों है हमारे लाइफ? ये भी हमने क्लास 10 के इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है. देयर वर 3 बेसिक रीजन, राइट? सबसे पहला रीजन क्या था कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है ना? रिसोर्सेज आर स्कार्स, है ना? स्कार्स इन रिलेशन टू व्हाट? our wants, that is human wants, because human wants are unlimited, है ना? अब मुझे एक चीज दे दो, मैं उससे कभी खुश नहीं हूँ, राइट? मुझे एक चीज मिल जाएगी तो मेरा एम्बिशन बोलेगा कि मुझे अब दूसरी चीज चाहिए, फिर मैं बोलूंगा अब मुझे दूसरी चीज चाहिए. दिस नेवर स्टॉप्स, डज इट? तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट? लेकिन अब इस अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमी के पास, तुम्हारा जो अर्थ है उसमें रिसोर्सेस तो एक लिमिटेड ही है ना. इसको हम बोलते हैं आवर मीन्स और रिसोर्सेस आर स्कार्स, लिमिटेड इन रिलेशन टू आवर वांट्स. ठीक है, बेसिकली दिस लाइन. एक रीजन ये हो गया, ठीक है? आवर मीन्स आर स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स. ठीक है. अब अंबानी के भी, अंबानी इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन हैज इट हैपेंड कि ही इज कंप्लीटली फुलफिल्ड कि अब उसे अब और कुछ नहीं चाहिए? नहीं सर. इतना अमीर था फिर भी जियो लाया ना वो. यस सर. हाँ सर. जियो ला के अपने कॉम्पिटिटर्स का हालत खराब किया ना. ऑल्दो कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा हेल्प था वो, लेकिन Yes, sir. कॉम्पिटिटर्स के लिए तो बहुत बुरा हुआ ना. So there is no end to our wants. Even the richest person on the earth would never have enough resources to buy all that he wishes to buy. ठीक है? तो हमेशा हमारे wants चेंज होते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे. तो this is one of the biggest reasons. ठीक है? Our resources are scarce in relation to our wants. Next reason क्या है? अब जो resources है भी ना, उसके alternative uses होते हैं, है ना? अब जैसे तुम अपना फोन ही ले लो. अब अगर तुमको फोन यूज करना है, तुम 10 चीजें एक साथ यूज नहीं कर सकते ना. अब जैसे तुम अभी बैठ के फोन पे क्लास कर रहे हो, लेट्स से यू आर डूइंग इट ऑन अ फोन और अ लैपटॉप, व्हाटएवर. ठीक है, फोन पे क्लास चल रहा है, तुम क्लास कर रहे हो, बैकग्राउंड में तुम अगर गाना चला के रखे हो, आजकल चलो गाना चल भी जाएगा, मूवी देख सकते हो क्या क्लास के साथ साथ? नहीं देख सकते ना. तो यू कैन डू इधर वन ऑफ द थिंग, क्योंकि तुमको लैपटॉप या ये मूवी जो है, लैपटॉप या मोबाइल जो है, इज गिविंग यू ओनली अ लिमिटेड, इज गिविंग यू अनलिमिटेड ऑप्शंस, बट यू कैन यूज इट फॉर ओनली वन पर्पस. इधर यू कैन डू द क्लास और यू कैन वॉच अ मूवी, राइट? वो चीजें एक साथ नहीं कर सकते. तो सिमिलरली हर एक रिसोर्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं. अब हमें डिसाइड करना होता है कि उस रिसोर्स का हम क्या करें. The biggest resource that we have is money, right? Money can be used to buy anything. लेकिन हम उस मनी का यूज क्या करें? मैं उसका चॉकलेट खरीदूं, फोन खरीदूं, पानी खरीदूं, या कुछ भी करूं, उसके इतने सारे यूजेस है कि देयर इज नो एंड टू इट. तो इसीलिए अनदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कि हम इस रिसोर्स को किस यूज में लाए. ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई डज इट अराइज. ये देखो एग्जाम के हिसाब से दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट देन दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स यू शुड नो बिफोर स्टडिंग इकोनॉमिक्स. ठीक है? व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई डज इट अराइज.
ठीक है, यस सर, इसका आंसर साथ साथ में लिखेंगे। यस सर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, ये एग्जाम्पल्स और लिखने का जरूरत नहीं है। लिखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस economic problem is a problem of choice. Stop. It arises because of two reasons. Reason number one, resources are scarce, limited. Resources are scarce in relation to our wants. we have to copy the full 2 नहीं नहीं, points. जो मैं बोल रहा हूँ बस वो लिखो। अच्छा, Resources are scarce in relation to our wants. resources Are scarce here, in relation to our wants. और B, resources have alternative uses. So say what have you told the second line? Our wants. Resources have alternative uses. Okay. Say only एक बार वापस चेक कर लो क्या लिखा है तुम लोगों ने। रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स। पॉइंट ए ये हो गया, पॉइंट बी हो गया रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यस सर, ठीक है, अब देखो हमने इकोनॉमिक्स के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन देयर आर टू टर्म्स, तुम्हें पता है ना, एक इकोनॉमिक्स और एक इकोनॉमी। दोनों में डिफरेंस क्या है? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है? सर इकोनॉमिक्स मतलब सर ये जॉब, सर ये आगे सर जॉब लिखा है। हाँ, इकोनॉमी क्या हो गया फिर? सर जी इकोनॉमिक्स तो चलो सब्जेक्ट का जो हम पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी क्या इकोनॉमी मतलब सर इकोनॉमी सर जैसे कि सर ये कंट्री का सर इकोनॉमी रेट कितना है सर, ये क्या है एक कंट्री का? एक कंट्री का ग्रोथ ऑफ रेट कितना है, कितना डेवलपमेंट होता है। ये सब तो तुम लार्जर लेवल पे जाते हो। ये इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी, इट इज नॉट एन इकोनॉमी, इट इज अ वे दैट वी जज द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, राइट? कितना ग्रो कर रहा है, कितना जीडीपी है, ये तो पैरामीटर्स है जिससे एक इकोनॉमी जज किया जाता है कि हाँ कितना अच्छा चल रहा है, कितना बुरा चल रहा है, राइट? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज नथिंग बट अ सिस्टम बाय विच वी अर्न अ लिविंग। हम जिस वे से अपना पैसे कमा रहे हैं या हम अपना लाइवलीहुड जी रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। तो जो एवरीथिंग रिलेटेड, एवरीथिंग कमर्शियलाइज अराउंड योर विसिनिटी इज इकोनॉमी, राइट? एक राशन का दुकान से लेकर एक बैंक, एक रिटेल स्टोर, शॉपिंग मॉल, फिर तुम्हारा ठेले वाला, पुचका वाला, everything is a part of an economy. This is a system by which everyone earns their living, right? So it is the operation. हाँ, basically operation या system जिसके through they earn a living. ठीक है, next तुम लिखोगे define an economy. सही, नंबर 3rd क्वेश्चन। हाँ, इसका आंसर लिखो, ये पोर्शन, ठीक है? नेचर एंड लेवल ऑफ से लेकर इकोनॉमी तक, ठीक है? नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ एन एरिया would reveal a system by which people of that area earn their living. This system is called economy. ये लिख लो। ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन वाले आंसर है, ठीक है? इसमें मेरे जो पॉइंटर्स थे कि आंसर कैसे लिखोगे, कितना लिखोगे, ये अभी तक मैंने इसमें नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये सब तुम्हारे जब बड़े आंसर्स आएंगे तब हम
डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे। कैसे आंसर लिखें? सर आंसर एक बार से दिखा दीजिए जिससे हम लोग कॉपी कर सकें। स्क्रीन शेयर है ना? वो नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं। नहीं सर, थैंक यू नहीं वो नहीं है सर। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। मुझे लगा था स्क्रीन शेयर करके रखो। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, द नेचर से लेकर इकोनॉमी तक। ओके सर। तुम लोगों के पास एक बार बुक आ जाएगा ना, तो इतना इश्यूज नहीं होगा तुम लोग आंसर लिखने में, आंसर जानने में। यहाँ पे जैसे मेरे को बार बार सर, खुल हाँ, के दिखाना सर, पड़ बुक रहा है। मार्क करते हैं। क्या? सर, वो बुक में मार्क कर सकते हैं हम लोग आंसर। सर वो बुक में मार्क कर बुक सकते हैं में जब मार्क बुक मत करना, नहीं नहीं, लिख के प्रैक्टिस करने का रीजन ही यही है। मैंने इसीलिए तुम लोगों को बोला स्टार्टिंग में ही कि ये नोट्स बना रहे हैं हम क्लास में, जिसका तुम्हारा बाद में जो होगा कि अच्छा। बुक्स तुमको यूज ही नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कॉपी बनवा रहा हूँ तुम्हारी। एकदम अच्छे से लिखना है आंसर, डोंट मेक इट वेरी शैबी, क्योंकि तुमको फिर बाद में पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। ठीक है, तुम ऐसे लिखो आंसर्स कि तुम्हें बाद में पढ़ने का मन करे। सर डन हो गया सर। क्या सबका? हो गया सर। ठीक किस है, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट कहाँ आ गया? अब देखो, इकोनॉमिक्स जो है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड है बेसिकली। ठीक है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ टूल बाय विच वी स्टडी इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके टूल से हम इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। इट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। देयर आर ओनली टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो तुम अभी पढ़ोगे क्लास 11 में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम क्लास 12 में पढ़ोगे। ठीक है, सर ये लेकिन उसका बेसिक क्या? सर ये दोनों में से डिफरेंस क्या है सर, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक में? भाई अभी हम पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तुमको माइक्रो और मैक्रो का मतलब पता है क्या? नाम से समझ में आ रहा है क्या माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है? यस सर। क्या है माइक्रो मतलब? सर जो बहुत ही सर ये स्मॉल टाइप का। और मैक्रो मतलब? एक बड़ा टाइप में, लाइक इन अ होल ऑफ इकोनॉमी। ये अभी कौन बोला? नीरज के अलावा कोई बोला क्या? हेलो, मैक्रो का आंसर कौन बोला? हम बोला जानना है। सर। विशाल, सर, ये नाम कोई- बोलो, नाम बोलो। आदित्य सर। अच्छा, बाकी लोग भी थोड़ा वो करो यार, क्लास में पार्टिसिपेट। मुझे सिर्फ Interaction. नीरज का और अभी आदित्य का आवाज आया, और कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। ऐसे मजा नहीं आता यार क्लास लेने में। मुझे भी, अगर तुम लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मुझे भी मजा नहीं आएगा और तुम्हें भी मजा नहीं आएगा। जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो यू विल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट जिसको तुम एकदम पार्टिसिपेट करके करोगे। अगर तुम ऐसे ही क्लास के तौर पर बैठ के ऐसे देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सर ये ठीक है, क्लास का क्या सर रिपीट मिलेगा सर? सर ये कहीं सर दूसरा सर ये यूट्यूब में सर रिपीट मिलेगा? बात तो है यूट्यूब पे जाने का, लेकिन अभी देखते हैं। सर वो रिपीट के लिए इसके लिए ठीक है सर। बाकी लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुझे ये जानना है। पीयूष, गौरव, कुछ प्रॉब्लम होगा सर? विशाल, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। विशाल तो एकदम शांति से बैठा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। गौरव का भी सेम सिचुएशन। बोलना चाहिए यार, क्लास में बोलोगे नहीं ना जब तक तुम लोग अभी बोलने का वो हैबिट डालना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू स्टार्ट स्पीकिंग। आजकल के जमाने में तुम सिर्फ बुक से पढ़ के कुछ बन नहीं सकते। जब तक तुम्हें बोलना नहीं आएगा तब तक तुम कुछ नहीं बन सकते। ठीक है, बोलना सीखो और बिना शर्म के बोलना सीखो। यस सर। मतलब मैं सीए का फाइनल के ट्यूशंस में भी बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि हाँ, मेरा टीचर आके हम लोग बोलता है तुम लोग अब तक शर्मा रहे हो बोलने में, ऐसा कैसे चलेगा?
आगे जाके तो बोल के ही तुम्हारा जिंदगी बनेगा, अगर बोलना बंद करो दोगे तो कभी नहीं चलेगा। सब फ्रैंक होना जरूरी है। हाँ, बोलना जरूरी है, फ्रैंक तो फिर भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन बोलो, कुछ भी बोलो, इट डज हाँ नॉट सर, मैटर तुम गलत भी सब बोलो। कुछ तो बोलो। और अगर सब तुम कुछ तो अभी नहीं गलत बोलोगे तो कब बोलो? हाँ, नीरज तो बोल ही रहा है और कोई कुछ नहीं बोल रहा, मैं बाकियों को बोल रहा हूँ। तुम लोग ये मत करो। क्या हो गया, विशाल डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? सर आपका बात सुनकर छोड़ दिया। नहीं, अभी उसका वो आया था, मैंने उसको एडमिट किया अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। मैक्रो मतलब एज अ होल, और यस सर। माइक्रो बहुत ही छोटा छोटा चीज। ठीक है, सर ये मैक्रो मतलब सर ये लार्ज स्केल में। हाँ, मैक्रो मतलब लार्ज स्केल में, कंट्री एज अ होल में लार्ज हम स्केल में, देखेंगे। अच्छा। हाँ, और माइक्रो अच्छा। हम देखेंगे एक इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस। ठीक है, एक इंडिविजुअल क्या करता है। ठीक है, यस सर। तो अब पढ़ते हैं, चलो। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, जैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री, एक इंडिविजुअल मार्केट, सब कुछ इंडिविजुअल से रिलेटेड है। ठीक है, सर माइक्रो नथिंग में। एल्स। हाँ, माइक्रो में एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, और जब हम सर ये मैक्रो वी में शैल जाते राइट हैं, दिस में। सर ये वी शैल राइट ये दिस। सब मैं अभी बोलूंगा मैं क्या लिखना। ठीक है, ओके तुमको सर। ऐसे कुछ लिखने का जरूरत नहीं है जब तक मैं नहीं बोलूं। मैं जब बोलूंगा तुम्हें कि हाँ ये लिखो, तभी लिखना। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ओके सर। Macroeconomics deals with economic issues at the level of economy as a whole. मतलब एक पूरे इकोनॉमिक इश्यूज जितने भी है एक कंट्री में, सब कुछ मिला के तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या देखता है? एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स में क्या होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के तरीके से सोचूंगा, मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, और मैक्रो इकोनॉमिक, तो मेरा परफॉर्मेंस किससे मेजर होगा? मेरे इनकम से, मेरे सेटिस्फैक्शन से, राइट? कि मैं कितना यस सर। सेटिस्फाइड हूँ अपना जो कंजम्पशन है उससे लेके। एक प्रोड्यूसर कितना सेटिस्फाइड है अपने प्रॉफिट से, राइट? दिस इज व्हाट यस सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद। एक इंडिविजुअल कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, और एक मैक्रो इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स सा कैसे देखता फर्म है? भी बोल सकते हैं। हाँ, फर्म भी तो प्रॉफिट ही कमाएगा ना। देखो, फर्म और प्रोड्यूसर में क्या डिफरेंस है? प्रोड्यूसर हम एक इंडिविजुअल मान लेते हैं, एक फर्म तुम्हारा पूरा एक कंपनी एज अ होल मान, कंपनी। राइट? कंपनी भी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन ही होता है। इसीलिए सर। सर तो हम यही मानते हैं कि जो एक इंडिविजुअल लेवल पे हम जब भी सोच रहे हैं उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और जब इकोनॉमी सर एज अ होल, जैसे इंडिया कैसे परफॉर्म एक कर रहा है, कंट्री का। इंडिया का परफॉर्मेंस किससे मेजर किया जाता है जनरली? जीडीपी से, है ना? हाँ सर। राइट, तो जीडीपी से मेजर किया जाता है। तो दैट इज नथिंग बट पूरा इंडिया मिलके कितना कमा रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो सर दिस ये इज व्हाट गौरव सर मैक्रो ये बोल इकोनॉमिक्स नहीं की। पा रहा सर। अच्छा, गौरव का आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर ये गौरव बोल नहीं पा रहा है सर, वो अभी हमको मैसेज करके बोला सर। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सुनो, फिर और क्या कर सकते हो तुम लोग अपना इश्यूज ना एक बार नेक्स्ट क्लास के पहले हमेशा चेक करके आना। मैं भी यही ठीक है करता हूँ हमेशा, कि एक बार सर। चेक कर लूँ। इसीलिए थोड़ा लेट भी हुआ था मेरे को आज स्टार्ट करने में, 3 की हाँ जगह सर। हाँ 3:05 पे मैं आया था, सर क्योंकि एक 3:11 बार में। चेक कर ले रहा था कि सब सेट हो सर ये जाए या आप नहीं। 3:11 में आए थे सर, 3:11 में हाँ, आए थे। तो भाई सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि हाँ सेट हो जाए ना, क्योंकि एक बार तो चलो सेट हो भी गया, उसके बाद चेक करने में कि सब कुछ चल रहा है या नहीं, उसमें इश्यूज हो गया था मेरा। जैसे पहले मेरा ऑडियो नहीं आ रहा था, तभी इशू हो गया था। ठीक है, अच्छा। चलो नेक्स्ट क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट, कि प्राइस क्या है तुम्हारा उस एक प्रोडक्ट का। ठीक है, सिर्फ एक प्राइस है, इसीलिए उसको थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने बोला था ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन वाज थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, याद है? तुम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का 4 पार्ट था: इंट्रोडक्शन,
कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और प्राइस डिटर्मिनेशन। इसीलिए sir. हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिक कंसर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स का इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इट इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। ठीक है, एक कंट्री ने मिलकर कितना प्रोड्यूस किया या एक स्टेट ने कितना प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो वो Yes, हो sir. गया तुम्हारा आउटपुट। आउटपुट पे फोकस रहता है उसका। ठीक है, और एक जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल में चेंजेस किसके वजह से होते हैं? उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। ठीक है, अगर तुम्हारा जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, और जनरल प्राइस लेवल घट गया उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। ये सब तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन हाँ अभी बेसिक चीज मैं बता दूं। इसमें हम बेसिकली क्या फोकस पे है हमारा, कि एक इकोनॉमी कितना कमा रहा है और कितने लोगों को काम दे रहा है, राइट? तो Yes, sir. इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बेसिक चीज यही है कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जब तुम देखते हो घर पे किसी के न्यूज डिबेट चलता है क्या? हाँ सर, मेरा और पापा का। तो जब कोई भी न्यूज डिबेट में देखते हो, अगर हम बात करते हैं तो मेजरली इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो डिबेट होता है, जनरली तुम देखोगे इंडिया में हमेशा एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिबेट होता है कि एम्प्लॉयमेंट इतना कम क्यों है, राइट? अभी जैसे एक नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि इस साल देयर वुड बी नो एडमिशन इनटू गवर्नमेंट जॉब, राइट? तो एम्प्लॉयमेंट Yes, sir. है ना, इस साल अभी नहीं करेगा बिकॉज ऑफ कोरोना। तो इसमें Yes, क्या sir. हो रहा है, COVID. एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट आ रहा है। तो दिस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक इशू, इट्स नॉट एन माइक्रो इकोनॉमिक इशू। ये पूरा कंट्री को एज अ होल इम्पैक्ट कर रहा है, अच्छा, राइट? yes sir. अब देखो, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो भी वेरिएबल है सब एकदम ही कांस्टेंट है, मतलब देयर इज नो चेंज इन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। एंड सेम हैपेंस व्हेन वी आर स्टडीइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तब हम ये मान के चलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जैसे Okay, मैंने sir. बोला, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो तुम्हारा हमने सिलेबस में बात किया था, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड And थ्योरी ऑफ theory प्राइस। and theory of price determination. ये तीन चीज है। और Yes, मैक्रो sir. इकोनॉमिक्स से प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या है? थ्योरीज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी एज अ होल इक्विलिब्रियम पे कैसे आएगा? ठीक है, सर, ये नेक्स्ट हम वो वाला बोलते हैं वर्ड का मतलब क्या है सर? इक्विलिब्रियम। यस सर. इक्विलिब्रियम बेसिकली ऐसा सिचुएशन हो गया ना कि अब कोई भी उस सिचुएशन से चेंज नहीं करना चाहेगा। इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि अगर तुम ऐसे सिचुएशन पे हो कि हाँ अब मेरे को बस इस पोजीशन से हटना ही नहीं है, जैसे कई बार होता है ना, हम लोग थक के आके बिस्तर पे लेट जाते हैं, कोई Yes, हमें sir. आके बोलता है कि अब थोड़ा उल्टा सीधा कैसे सोया हुआ है, लेकिन हमारे लिए वो इक्विलिब्रियम होता है कि हम हटना नहीं चाहते हैं उस सिचुएशन से, राइट? सर, ये एक वाला कई बार होता है। सर ये वो वाला वर्ड का थोड़ा सा सर ये बोलिए तो सर स्पेलिंग. EQUI, ये देखो यहाँ पे सर बताइए. EQUILIBRIUM, यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू सर. बेसिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर सिलेबस, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम यही होता है कि मैं ना इससे ज्यादा जाना चाहता हूँ ना इससे कम जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जहां पे हूँ दैट इज द परफेक्ट पोजीशन फॉर मी। अगर मैं वहां पहुंच गया तो मैं उससे हिलना नहीं चाहता। ठीक है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। तो दैट इज द सिचुएशन ये ऑफ माइक्रो इक्विलिब्रियम। सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सर ये क्या क्या होगा सर? ये कंपोनेंट्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स का
यस सर हमने सिलेबस में पढ़ा था ना, सर। कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर हाँ और सर, हाँ प्राइस सर, वो सब डिटर्मिनेशन, ठीक। वही और सर कंपोनेंट है तुम्हारा माइक्रो सर इकोनॉमिक्स। हाँ, सर माइक्रो ये इकोनॉमिक्स मैक्रो का का यही भी 3 कंपोनेंट। मैक्रो का मैं अभी वही बात कर रहा था। नहीं सर। मैक्रो का होगा, ये मैं लिखवाऊंगा अभी, तुम टेंशन मत लो, तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक अभी बस सुनो। ठीक है सर। ठीक है, मैंने बोला ना, लिखने का ओके तुमको जब भी जरूरत होगा मैं बताऊंगा कि कब लिखना है कब नहीं लिखना है। तुम्हें और कुछ बताना। एक्स्ट्रा लिखने का जरूरत ही ठीक नहीं है है। सर। बाकी तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होना चाहिए। पेन छोड़ दो तब तक के लिए, पेन का भी जरूरत नहीं है जब तक मैं नहीं बोलूं, बस सुनने पे फोकस रखो, ठीक है सर। क्योंकि तुम्हारा क्लास पे जितना ध्यान रहेगा उतना ज्यादा रिटेंशन भी रहेगा तुम्हारा। ठीक है, बाद में तुमको बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा, एक बार सुना हुआ भी कई बार ध्यान रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैंने बोला थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम पे एज अ होल, सबसे पहला कंपोनेंट ये है। नेक्स्ट है डिसइक्विलिब्रियम या इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी क्या। तो अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम का ऑपोजिट इज डिसइक्विलिब्रियम, और डिसइक्विलिब्रियम 2 वजह से हो सकता है, एक इन्फ्लेशन के वजह से और एक डिफ्लेशन के वजह से। ठीक है, और लास्ट है तुम्हारा थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अब हम डिसइक्विलिब्रियम पे तो इकोनॉमी को रहने नहीं दे सकते ना, तब उस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट कैसे करें। तो 3 पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के, एक है इक्विलिब्रियम, दूसरा हो गया डिसइक्विलिब्रियम, और तीसरा हो गया डिसइक्विलिब्रियम को ठीक कैसे करें। ठीक है, सर ये दूसरा पॉइंट क्या था सर? डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का ऑपोजिट। अच्छा सर, ठीक ये है, DIS। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिफरेंशिएट्स बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। ठीक है सर। ये रहा आंसर। लेकिन इसमें सबसे पहला चीज क्या करोगे, स्क्रीनशॉट कर लिए सब सही, स्क्रीनशॉट कर लिए सर। इसमें सबसे पहला चीज क्या करोगे, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को अभी होम टास्क देना ही नहीं है तुम लोगों को। मेरा अभी फोकस है कि तुम खुद बैठ के लिखो, इसको समझाना। लिखने का हैबिट तो डालो, होम टास्क अपने आप मिलेगा तुमको टाइम पे। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे ये बताओ मेरे को। एक सर ये आंसर का मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होगा इसमें, सर ये मतलब इंट्रोडक्शन सर पार्ट कि क्या होगा। ये माइक्रो है सर स्मॉल स्केल, और सर मैक्रो है लार्ज स्केल। नहीं, ये तो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट में आ गया। ओ तो इसका सबसे पहला सेंटेंस लिखो तुम, जो मैं बोल रहा हूँ। इकोनॉमिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। लिखो लिखो। अच्छा लिखना है सर, क्या लिखे सर? इकोनॉमिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। इकोनॉमिक्स कैन बी सर, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 branches। 2 branches। यस नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। लिखो, ये लिखो, 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो। ओके सर। अब लिखो द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। द डिफरेंस between microeconomics and macroeconomics. Yes, sir. Differences between microeconomics have been shown in the table below. As shown in the table. Yes, sir. अब ये टेबल कॉपी कर लो। सर पूरा? हाँ, इसमें पूरा चाहिएगा। सर
ये सर ये बेसिकली क्या कि सर ये जैसा जैसा लिखा है वैसे ही। हाँ एकदम जैसा जैसा लिखा है वैसे ही कॉपी करना। ओके सर। सर स्क्रीनशॉट लेके सर ये बाद में लिखने से नहीं चलेगा सर? नहीं, मैं अभी होम टास्क इसीलिए नहीं दे रहा हूँ। ओके सर, लिख ले रहे हैं। सर हाँ सर ये गौरव बोल रहा है कि सर ये माइक्रो और मैक्रो का सर ये पॉइंट टू पॉइंट समझा देना सर, ये जब तक हम लोग लिख रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट टू पॉइंट ही समझाया अभी तुम लोग लिखोगे तो तुमको रियलाइज हो जाएगा कि वही चीज है। नहीं सर, ये गौरव बोल रहा है कि सर ये फिर से समझा दें। एक और बार समझाने बोल रहा है क्या? हाँ ठीक है, यस सर। तुम लोग लिखो, मैं समझा दूंगा, वापस समझाऊंगा मैं इसको, ठीक कोई है, इशू नहीं है। ठीक है सर। तुम लोगों को जब भी कोई इशू हो ना, हमेशा बोलना, मेरे को 10 बार समझाने में भी कोई इशू नहीं, मैं 10 बार समझा दूंगा एक ही चीज। तो सर अगर सर ये कोई होम टैक्स करते करते सर आपका जरूरत पड़ गया तो व्हाट्सएप कर लेना, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है? सर आप चैट में लिख दिए जनरली तो एवरी। हाँ, वो अभी मैं भेज दूंगा, लेकिन जनरली जरूरत नहीं पड़ेगा अभी, लेकिन नहीं सर, बहुत बाई टाइम है, चांस। भेज दे। हाँ हाँ, वो मैं भेज दूंगा। हाँ, वो अभी भिजवा दूंगा मैं। ठीक है सर। सर ये गौरव के पास है क्या आपका नंबर? नहीं, मेरा व्हाट्सएप नंबर किसी के पास नहीं होगा, मेरा ओह नॉर्मल नंबर सबके पास होगा, कॉलिंग नंबर जो है। ओह, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। व्हाट्सएप नंबर मैं तुम लोगों को भेज दे रहा हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, भेज दिया। तुम लोग का लिखना हो जाए उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूंगा वापस इसको एक बार। ठीक है, सर थैंक यू। सर टाइम लगेगा लिखने। हाँ हाँ, आराम से लिखो, कोई इशू नहीं है मेरे को, टाइम लगने हाँ दो, सर। लेकिन लिखना जरूरी है। मेरे को पता सर है तुम वही। लोग मैं ये एक्सपीरियंस है, तुम लोगों को पहले एक दो क्लास लिखवाता हूँ, पता है? एक दो क्लास तुम लोग में जोश भी रहता है, मेरे को पता है, घर में जाके लिख लोगे, लेकिन मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि तुम लोग को एक दो क्लास लिखवाने का हैबिट डाल रहा हूँ, ताकि तुम ये हैबिट डाल लो कि क्लास के तुरंत बाद ही तुमको मेरा होम टास्क भी करना है। ये मत सर करना कि इसके नेक्स्ट पहले क्लास भी के सर पहले ही क्या कर आप लो। कोई क्लास लिए थे क्या? इसके पहले मतलब? सर ये क्लास के आगे सर आप कोई क्लास लिए थे जिसमें सर हम नहीं अटेंड नहीं मतलब, किए होंगे? नहीं नहीं, ये सेशन का ये पहला क्लास है। नहीं नहीं सर, ये इकोनॉमिक्स का नहीं सर, सर ये कोई दूसरा सब्जेक्ट का। नहीं 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 नहीं, अभी तक ओके। इस सेशन में ये मेरा पहला ही क्लास है। ओह देन ओके सर। तो सर ये कल भी क्लास होगा क्या? नहीं नहीं, कल नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास का मैं शेड्यूल भिजवा दूंगा तुम लोगों को, ओके सर। नेक्स्ट तुम लोग का जब भी होगा, ठीक है? सर ये व्हाट्सएप में सेंड कल कर तो नहीं दीजिएगा। होगा। हाँ हाँ, एक ग्रुप बनवा दूंगा मैं व्हाट्सएप पे, जिन जिन को भी सर ज्वाइन होना है हम मेरे साथ, जो भी एनरोल सर ये करेंगे हम उनका एक ग्रुप बन जाएगा और उनको भेज दिया जाएगा। सर ये हम तो सर हाई भेज दिए। हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे मैं एक ग्रुप बना दूंगा, जो जो भी एनरोल करेगा हमारे साथ उनका एक ग्रुप बनेगा, और सब कुछ उसमें ही यस शेयर होगा। जो भी डाउट्स और भी पूछना है तुम उसी पे बात करोगे, इन केस तुम्हारा कोई फ्रेंड भी वो डाउट क्लियर कर सकता है तो उसमें कर लेगा, ठीक है? यस सर। सर ये आपको हम हाई भेज दिए सर। हाँ ठीक है, मिला तो नहीं है मेरे को हाय व्हाट्सएप पे, अब आया, ठीक है।
होने पे बोलना, ठीक है? ओके सर। सर हाँ, सर ये फिशल पॉलिसी क्या है सर? क्या पॉलिसी? सर ये फिशल पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। बेसिकली ये सब चीजें हैं जिसके थ्रू तुम डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करते हो, ठीक है? गवर्नमेंट ये सब पॉलिसीज यूज करती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया मनी सप्लाई रिलेटेड, फिस्कल पॉलिसी हो गया तुम्हारा टैक्सेशन Yes, sir. रिलेटेड, और एक्सचेंज रेट पॉलिसी हो गया तुम्हारा फॉरेन Yes, sir. एक्सचेंज रिलेटेड। ओ अच्छा।
जनरली ये जो डिफरेंसेस है तुम लोग 4 मार्क्स का आएगा, अगर आएगा तो बहुत कम चांसेस है अब आने का, लेकिन तो फिर भी 4 मैं मार्क्स कराता हूँ क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स यू शुड नो व्हेन यू आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स। सर। तो ये सर ये आपका सर ये हर क्लास के लिए सर ये दूसरा सर कॉपी रखना पड़ेगा सर सब्जेक्ट वाइज, कि सर एक कॉपी में सर ये सब नोट्स लिख सकते दो ही हैं? सब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग ही रखना, बिकॉज इट विल मेक इट इजियर इन केस आई हैव टू स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स बिकॉज ऑफ योर स्कूल इन बिटवीन माय माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर ये 2 मेरा जो सब्जेक्ट फोकस मतलब रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है ना। हाँ अच्छा हाँ, बिजनेस स्टडीज भी है, बिजनेस स्टडीज का तो ऑफ कोर्स अलग कॉपी रहेगा ही। हाँ ठीक है सर। 3 कॉपी रहेगा, ठीक है, माइक्रो, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस स्टडीज। तो सर ये माइक्रो और मैक्रो सर ये 2 कॉपी में लिखेंगे? मैक्रो नहीं रहे, मैक्रो तुम लोग 12th में है अब। तो सर ये सर ये माइक्रो और ये स्टैटिस्टिक सर 2 कॉपी में? हाँ 2 कॉपी में रहेगा। ठीक है सर। लिख लिया गया तुम लोग? हाँ सर ये लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं मैक्रो का। गौरव, पीयूष, सर ये अगर कुछ सर ये गौरव अगर कुछ बोलेगा तो सर ये वो हमको मैसेज कर देगा। हाँ मतलब उसको बोल देना, बोल दो कि ये मतलब वो मेरे को चैट में भेज देगा, ठीक है, हाँ कुछ भी ठीक बोल है देगा चैट में भेज देगा। सर ये वैसे आप क्या कोई सर स्कूल में सर पढ़ाते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं स्कूल में नहीं पढ़ा था, मैंने तो बोला स्टार्टिंग में कि मैं सीए परसू कर रहा हूँ। सर स्टार्टिंग में तो सर ये आवाज ही नहीं आ रहा था, हम तो 20 से आवाज सुने, अच्छा, तो इसलिए इतना देर चुप थे। गौरव का हो गया, हो जाए तो बोलना। ठीक है नीरज, सर। गौरव का हो गया। हो गया उसका? हाँ बड़ा फास्ट है सर, मेरा भी होने लग गया। फास्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट नीट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस सर, इसलिए हम ध्यान रखना हमेशा पूरा। सडन। हो गया, अब चलो हाँ बस सर। एंड करेंगे इस क्लास को आफ्टर डिस्कसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स अगेन, ठीक है। ओके सर। Microeconomics deals with economic issues related to small economic units. Small economic units मतलब individual unit, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, जो भी होगा एक इंडिविजुअल के बेसिस पे होगा, ठीक है। सारे इकोनॉमिक इश्यूज जो एक इंडिविजुअल फेस करता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स रीड करता है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज से डील करता है? सारे इश्यूज जो एक इकोनॉमी फेस करता है, और इकोनॉमी क्या था याद है? इकोनॉमी इज नथिंग बाय बट अ सिस्टम But the study of by which economic people problem of human life. इकोनॉमी क्या है? Oh, अच्छा वो economy. इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल अर्न देयर लिविंग। तो उसमें कोई भी इकोनॉमिक इश्यूज आता है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है, ठीक है। Yes, तो sir. माइक्रो नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तुम्हारा बेसिक फोकस माइक्रो इकोनॉमिक्स का इज प्राइस डिटर्मिनेशन, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ प्राइस, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, ठीक है। Yes, sir. Macroeconomics is basically concerned with determination of aggregate output and general price level.
ठीक है, तो मतलब एक इकोनॉमी एज अ होल कितना आउटपुट बना रहा है, और इकोनॉमी एज अ होल में एक जनरल प्राइस लेवल क्या है कि हाँ इतना प्राइस एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज का लगता है। मतलब हम एक बास्केट में 10-12 कमोडिटीज रख लेते हैं, तो उस बास्केट का क्या प्राइस होगा, दैट इज व्हाट इज डिसाइडेड एज अ जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आया जनरल प्राइस लेवल क्या हुआ? यस सर। गौरव हाँ ना में मुंह हिला दे बस अगर हाँ आवाज सर। नहीं आ रहा है। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो तुमने बोला वापस बताने, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मतलब पूरे इकोनॉमी को क्या इश्यूज आ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, डिमांड कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई ज्यादा है, इकोनॉमी एज अ होल में ये सब चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड Yes, sir. पॉइंट ऑफ डिफरेंस। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या है, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो मतलब जो जनरल प्राइस लेवल है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कांस्टेंट है व्हेन वी आर डिटरमाइनिंग द प्राइस इन द इंडिविजुअल मार्केट। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिटरमाइन कर रहा है, इंडिविजुअल मार्केट का प्राइस, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिटरमाइन कर रहा है, जनरल प्राइस लेवल। राइट, यस दो प्राइसेस Yes, sir. डिसाइड हो रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारा इंडिविजुअल प्राइस लेवल और मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इंडिविजुअल प्राइस लेवल पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। जनरल प्राइस लेवल यही हो गया कि तुम्हारा देखो एक इकोनॉमी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट, 20-25 कितने भी प्रोडक्ट्स है, उसमें जो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कि हाँ कुछ मेजर प्रोडक्ट्स, उसको डाल के हम बोल सकते हैं कि इस बास्केट का प्राइस कितना होगा। एक बास्केट में समझ लो मैंने 1 लीटर पानी का बॉटल, एक चिप्स का पैकेट, एक बिस्किट का पैकेट, एक चॉकलेट, ये रख दिया। ठीक है, इसको समझ लो ये बेसिक नेसेसिटीज है। ये सब मिला के इस बास्केट का क्या प्राइस है, दैट इज नोन एज द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. तो यही अगर हम इंडिविजुअल प्राइस का बात करेंगे, एक पानी के बॉटल का क्या प्राइस है, एक चिप्स के पैकेट का क्या प्राइस है, एक बिस्किट के पैकेट का क्या प्राइस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया जनरल प्राइस लेवल और इंडिविजुअल प्राइस। ठीक है, यस सर। अच्छा मैक्रो का सेकंड पॉइंट, तो बेसिकली यही ना, एग्रीगेट आउटपुट कितना बना रहे हैं हम लोग। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारा प्राइस डिटर्मिनेशन इंडिविजुअल लेवल ऑफ प्राइस पे फोकस कर रहा है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, जनरल प्राइस लेवल। एक चीज ये हो गया जो अभी हमने डिस्कस किया कि जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, इस पर फोकस करता है। सेकेंड चीज जिस पे वो फोकस करता है इज एग्रीगेट आउटपुट, कि सब कुछ मिला के जो हमारा आउटपुट है वो कितना आ रहा है, कि एक पैकेट बिस्किट बना रहा है कि 10 पैकेट बना रहा है, और 10 पैकेट चिप्स बना रहा है, 10 पैकेट पानी बना रहा है, सब कुछ मिला के कितना बना रहा है, दैट इज माय एग्रीगेट आउटपुट। ठीक है, यस सर। अब लास्ट पॉइंट पे चले। यस सर। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम 3 चीज पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, कमर्शियल बिहेवियर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर बिहेवियर, बिहेवियर। प्राइस डिटरमिनेशन। यस सर, ठीक कंज्यूमर, है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, बिहेवियर, प्रोड्यूसर और थ्योरी ऑफ प्राइस प्राइस डिटर्मिनेशन। डिटरमिनेशन। ठीक है, ये 3 हो गए। और Yes, sir. मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम 3 चीज पढ़ते हैं। एक तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, और है कब होगा, ये हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा Yes, sir. थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो डिसइक्विलिब्रियम पे है। 2 ही पॉसिबिलिटी है, राइट, sir. या तो इक्विलिब्रियम पे होगा या डिसइक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, अब अगर डिसइक्विलिब्रियम पे है तो 2 वजह तो से सर उसको ठीक कैसे किया जाए? डिसइक्विलिब्रियम पे 2 वजह से हो सकता है, एक इन्फ्लेशन और एक डिफ्लेशन। ठीक है,
यस अब सर दोनों को ठीक करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जो होता है हमारा थर्ड कंपोनेंट, विच इज नोन एज थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शंस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम को कैसे ठीक किया जाए, ठीक है, ये हमारा थर्ड थ्योरी हो गया, थर्ड थ्योरी ठीक है। और वो थर्ड थ्योरी में हमारे 3 पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया कि गवर्नमेंट, आरबीआई बेसिकली तुम्हारा, या सेंट्रल बैंक जिसको हम बोलते हैं, तुम्हारा मनी सप्लाई को एडजस्ट करता है, बढ़ाता है या कमाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द सिचुएशन, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। फिर वही फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट डिसाइड करता है टैक्सेशन से क्या रिलेशन है, ठीक है। और एक्सचेंज रेट पॉलिसी में फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब हो गया तुम्हारा जिसका प्राइस लेवल बढ़ रहा है, डिफ्लेशन हो गया प्राइस लेवल घटना, ठीक है। यस सर तो जो इन्फ्लेशन होगा तब जब डिसइक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे ना इन्फ्लेशनरी गैप होगा ना डिफ्लेशनरी गैप होगा, ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम पे या तो इन्फ्लेशनरी गैप हो सकता है या डिफ्लेशनरी गैप हो सकता है, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेशन हुआ मतलब जनरल प्राइस लेवल बढ़ा है, डिफ्लेशन हुआ तो जनरल प्राइस लेवल घटा है, और उसको ठीक करने के मेजर्स तुम्हारे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ठीक है। यस सर आज का क्लास यहीं खत्म करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फेस सर द नाम बुक, फेस द बुक, ओके ठीक है। सर यूट्यूब चैनल और फेस सर द ये बुक है। और सर ये रिपीट कर दीजिएगा सर हाँ, ये फेसबुक यूट्यूब पे ये क्लास जाएगा। एंड लास्ट चीज मैं बोल रहा हूँ कि डू रजिस्टर योरसेल्फ विद अस, और once you register yourself with us, you will get the schedule of the next classes and our सर ये फेस द बुक में कैसा सर ये 62 वीडियोस वाला 62 वीडियोस है कि क्या है पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। फेस द बुक बोल के है, उसमें देखोगे तुम्हारा, तुम लोगों ने बाकी कोई ट्यूशन फोटो किया है किसका क्या है ना? सर नहीं सर ये फोटो किसका है सर वहाँ पे क्या पूछ रहा है गौरव? इसी का पर्पस में चैप्टर्स रहेगा, मतलब हम लोग का जो चैप्टर्स है ना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे है, ठीक है। जो भी हम लोग का चैप्टर्स रहेगा ये 3 के बेसिस पे रहेगा, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और प्राइस डिटरमिनेशन, ठीक है। गौरव को पता है कि कौन सा चैनल है, ठीक है। तो गौरव tell everyone else to subscribe our channel and register yourselves with us for your economics and business studies institutions as well as accountancy and maths tuitions which are being taught by different faculties, ठीक है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है सर ठीक है। ओके सर नेक्स्ट You will soon get the link of our YouTube channel, subscribe to it and register yourselves to with us. ओके सर चलो, Hmm. थैंक यू। थैंक यू सर Thank you, sir.